आपको बता दें कि हरिद्वार में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां देर रात दबंगों ने अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही बता दें कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तो यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर ये वीडियो तो वायरल हो ही रहा है। साथ ही अब ये वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया है, जहां अब दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जहां पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं अस्पताल में घुसकर डॉक्टर और स्टाफ से यहां पर मारपीट जो की गई वो सीसीटीवी फुटेज पर रिकॉर्ड हुई है और अब ये पुलिस के सामने दर्ज हो गई है। तो हरिद्वार के बहारदाबाद थाना क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारियों के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया, जहां देर रात 5 से 6 दबंग युवकों ने अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है, जिसके बाद इस पूरी घटना के पीड़ित स्टाफ की तहरीर के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। कि ने बोला कि नहीं मैं कोई पेपर नहीं बनाऊंगा, तो बोला कि नहीं हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको एक ओपीडी पेपर बनाना पड़ेगा तभी मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़का बाहर गया और अपने 4 साथियों को बुलाया। ये पांचों फिर मिलकर काफ़ी बुरी तरीके से डॉक्टर को, स्टाफ को, गार्ड को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। इतने बर्बर तरीके से एक MBBS डॉक्टर को रात में पीटना ये सही नहीं है। को 3 बजे के आसपास की घटना है, जिसके संबंध में हमें तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लड़के जो 4-5 लड़के आए थे जो इलाज करने के लिए आए थे, कुछ विवाद होने पर उनके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इसमें ये देखा गया कि जिससे सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि डॉक्टर के साथ काफ़ी मारपीट की गई है और उसमें से एक लड़के को उसने चिन्हित भी कर लिया है जो आसपास के ही रहने वाला है। इस संबंध में FIR पुलिस ने कर ली है तथा इसकी जांच की जा रही है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें जैसा बता रहे हैं कि कुछ इलाज को संबंधित कोई विवाद था जिसमें वो पर्ची नहीं कटाना चाह रहे थे और इसी पे उनके विवाद पे उन्होंने मारपीट की और इसमें एक लड़के को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो लोकली वहीं का रहने वाला है और इस पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। आगे की कार्रवाई होती है आपको सूचित करें। तो वहीं देहरादून नगर निगम ने वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली पर 95% लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 60 करोड़ का टारगेट तय किया था, जिसका 95% लक्ष्य यहां पर हासिल कर दिया गया है। तो वही साल के अंतिम तिथि 31 मार्च तक 57 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे। वही इस बात की जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त ने कहा है कि हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कुल 57 करोड़ रुपए राजस्व वसूली के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर पिछले वर्ष की बात करें तो ये 52 करोड़ रुपए की रकम थी। वहीं वसूली में प्राप्त ये पूरी रकम है, जहां पर अपर नगर आयुक्त ने ये कहा है कि जिन लोगों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं, वहीं बीजेपी भी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रखने का कार्य कर रही है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के पहले देश जहां खड़ा था और आज 2024 में देश दुनिया में जो नाम कमा चुका है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से हुआ है, इसके साथ ही बड़ा यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधा कि वो काम 50-60 सालों में कांग्रेस सरकार ने कभी किया ही नहीं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों के जो काम हैं वो यहाँ करके दिखाए। जो आमूल चूल परिवर्तन
भारत के अंदर हुआ वो न केवल भारत के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति ने महसूस किया, तो वही अगली खबर रुड़की से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में हुए विकास कार्य पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि 5 सालों तक लाखों लोगों को फ्री राशन देने की बात भाजपा सरकार ने दी है। वहीं इस दौरान उज्ज्वला योजना के बारे में भी अवगत कराया, कहा कि लाखों महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, बताया कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो पार्टी की नैया पार कैसे लगाएंगे, इसीलिए वो हरदम उनके साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो विषय नेता तक पहुँचाना होता है, इस तरीके हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। जहाँ तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति बनी है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय फला विषय चीज़ों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के रण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक दल चुनावी ऑफिस खोलने में जुट गए हैं। इसी को लेकर लालकुआं में आज नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगर के मुख्य बाजार के पास चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार का दावा किया है। वहीं मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रकाश जोशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई नजर आ रही है, जहां पर चुनाव कार्यालय का यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने उद्घाटन किया है। मुद्दा और पहला मुद्दा तो मैं समझता हूं कि इनकी नाकामियां हैं। जिस प्रकार इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है, और तो और ये ऐसे नकारा सांसद बनकर के आए जो अपनी सांसद निधि भी आधी से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। हमारे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी युवा प्रत्याशी श्री प्रकाश जोशी जी यहाँ पर आए हुए हैं और लालकुआं में जो है हमारे चुनावी कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे नगर श्री पवन पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर इस सीट में नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले की सीट में अवश्य फतेह करेगी और लालकुआं की जनता भी जो है प्रकाश जोशी जी को अपार जन समर्थन दे रही है। पहले प्राथमिकता, लेकिन कभी भी एक प्राथमिकता पहले नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं। वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन है उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलल में अलग अलग योजनाओं में काम कर सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में प्रदेश के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पूरे देश में विकास का कोई कार्य नहीं किया है। वहीं 2014 के बाद देश में अनेकों विकास हुए हैं। आज 2014 और 24 में जमीन आसमान का अंतर है। जो विकास पिछले 60 सालों में नहीं हो पाया, उसे कई गुना विकास इन 10 सालों में हुआ है। जो आमूल चूल परिवर्तन भारत के अंदर हुआ, वो न केवल भारत के
अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति ने महसूस किया। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और अपने अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अपनी उपलब्धियां जनता के बीच रखने का कार्य कर रही है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था और आज 2024 के वक्त में देश दुनिया में कितना बड़ा नाम कमा चुका है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम 50-60 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में कर दिखाया है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास के काम हुए हैं, उससे आम आदमी अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे वो किसी शिखर तक सोचने वाला व्यक्ति हो या उन स्थानों पर बैठे रहने वाले व्यक्ति हो, उसको भी लगता है कि इन 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बदल गया, चेहरा बदल गया, दिशा बदल गई, दशा बदल गई। और इसलिए बच्चे बच्चे को ये महसूस होता है कि अब तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी ने जिस तरीके से अब की बार 400 पार कहा है, वो निश्चित रूप में 400 पार तो करेंगे, उससे भी हम आगे जाएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये दोनों जो विषय हैं वे लोगों के जीवन में आ गए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था शुरू में ही कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे,